हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th यूनिट 2 सॉल्यूशंस विलियन। तो हाँ स्टूडेंट, हमारा क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट हो गया था। तो आज हमारा सॉल्यूशंस के ऊपर 8वां लेक्चर्स है। तो जो लोग अभी तक सॉल्यूशंस का एक भी लेक्चर नहीं देखे हैं वो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे विजिट करें। वहां आपको फिजिकल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसे ओपन करके आप वहां पर सॉल्यूशंस पार्ट 1 से लेकर सॉल्यूशंस पार्ट 7 को अच्छी तरीके से वॉच कर ले, तब इस लेक्चर्स को वॉच करें। ओके स्टूडेंट, चल अब थोड़ी सी बात हम प्रीवियस क्लासेस की कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या डिस्कशन किया था। तो याद होगा, हमने जस्ट प्रीवियस क्लासेस के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर खासकर मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलालिटी के ऊपर हमने 3-4 न्यूमेरिकल अच्छे किया था जो आईआईटी एग्जाम्स में पूछे गए सवाल थे। ओके बच्चों, यानी हमारा पिछले क्लासेस में ही हमारा सारा कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गया था और पिछले ही क्लासेस में हमने ये भी बोला था कि जब भी हम लोग सॉल्यूशंस का पार्ट 8 लेक्चर्स लेकर आएंगे, यानी अगला लेक्चर्स में जब भी हम लोग सॉल्यूशंस स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम लोग नए टॉपिक से डील करेंगे। तो हाँ स्टूडेंट, आज हमारा सॉल्यूशंस के ऊपर 8वां लेक्चर है और आज हम सॉल्यूशंस का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और वो हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। यानी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर, और वो टॉपिक क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें पढ़ना है सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर, बट हम डायरेक्ट सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर नहीं पढ़ पाएंगे। जब तक हमें वेपर प्रेशर्स का नॉलेज नहीं होगा, जब तक हम सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, तब उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हम लोग देखेंगे। हमें पढ़ना मेन रूप से है सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर, बट जब तक हमें वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना, तब तक हम सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर को अच्छी तरीके से डील नहीं कर सकते। तो फटाफट आप लोग कॉपी खोल करके उसमें हेडिंग डाल लें, वेपर प्रेशर। क्या हेडिंग डालोगे बच्चों? वेपर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे वाष्प दाब। क्या बोलेंगे बच्चों? वाष्प दाब। हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो वेपर प्रेशर पे होगा, और अगले 3-4 लेक्चर के अंदर वेपर प्रेशर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर वेपर प्रेशर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हमने बताया था कि सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, एक कंसंट्रेशन टर्म्स, वो हमने पढ़ लिया, और एक हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 2-3 कम से कम 2 लेक्चर्स के बाद स्टार्ट होगा, बट उसके अंदर वेपर प्रेशर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम लोग के सिलेबस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस भी पढ़ना है। पर सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर्स को समझने से पहले हम लोग वेपर प्रेशर्स को समझेंगे। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फटाफट हेडिंग डाल लो आप लोग, चलो। ओके बच्चों, आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा। चलो स्टार्ट करें। ओके, कॉपी बंद कर लो, फुल्ली फोकस करते हैं बोर्ड के ऊपर। ओके बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट वेपर प्रेशर। देखो, अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो 10 मिनट में हमारा वेपर प्रेशर खत्म हो जाएगा।
अगर हम केवल वेपर प्रेशर जितना बुक के अंदर दिया है, अगर केवल उतना हम समझना चाहें तो 10 मिनट का टॉपिक है वेपर प्रेशर, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन आप वेपर प्रेशर के रियलिटी को नहीं समझ पाओगे, वेपर प्रेशर को फील नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग बहुत डिटेल से चलने वाले हैं वेपर प्रेशर को, बहुत आराम आराम से पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर को। ओके, 2 लाइन का इसका डेफिनेशन है। पहले हम लोग डेफिनेशन की चर्चा कर लेते हैं वेपर प्रेशर का, उसके बाद आगे का इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। ओके, याद होगा क्लास 11 के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर पढ़ाया था, सर पढ़ाया होगा, हमने पढ़ा था तो भाई पढ़ाया था, याद नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा। उस चैप्टर के अंदर हमने वेपर प्रेशर को डिस्कशन किया था। यानी ये वेपर प्रेशर आपके लिए नया चीज नहीं है, ये वेपर प्रेशर केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से ही आ जाता है। वहां भी हमने ये बात बोला था कि हम डिटेल में वेपर प्रेशर को क्लास 12 के सॉल्यूशंस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जिनको याद होगा, मेमोराइज होगा, उनको ये बात याद आ गया होगा, और जिनको नहीं याद होगा वो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वेपर प्रेशर हम वहां पढ़ा दिए तो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, भाई यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वेपर प्रेशर का, इसको हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। चलो, तो इसके पहले हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग डीपली जाकर वेपर प्रेशर को समझेंगे। पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। देखो वेपर प्रेशर क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, वेपर प्रेशर, वेपर मतलब वाष्प, प्रेशर मतलब दाब, तो वाष्प का जो दाब होता है ना वही वेपर प्रेशर होता है। नाम से ही पता चल रहा है ना, वेपर प्रेशर। वेपर का मतलब वाष्प, प्रेशर का मतलब दाब, तो वाष्प का जो दाब होगा वही हमारा वेपर प्रेशर होता है। यस ऑफ कोर्स, वेपर का जो प्रेशर होता है ना वही वेपर प्रेशर कहलाता है। पर इसके डेफिनेशंस में कुछ चीजों को हम इन्वॉल्व करते हैं, तो समझना वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है, उसको हम लोग बोर्ड के ऊपर लिखने जा रहे हैं। ओके बच्चों, चलो हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं वेपर प्रेशर का। इन क्लोज कंटेनर, इन क्लोज कंटेनर the pressure is exerted, the pressure is exerted over the liquid surface, over the liquid surface, over the liquid surface under equilibrium condition, under equilibrium condition, under equilibrium condition by the vapor, by the vapor, that pressure is called as, that pressure is called as vapor pressure, that pressure is called as vapor pressure, that pressure is called as vapor pressure। बस यही है वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। याद होगा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी यही डेफिनेशन बताया था। ये भी याद होगा कि इक्विलिब्रियम वर्ड यानी इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन स्थापित होता है, डेवलप होता है, वो क्लोज कंटेनर में ही होता है। ओपन कंटेनर या ओपन वेसल्स के अंदर इक्विलिब्रियम जैसा कोई कंडीशन ही लागू नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमने डिटेल से केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से पढ़ा है। रासायनिक साम्यावस्था वाले चैप्टर में हमने क्लास 11 में डिटेल से इस चीज को पढ़ा है कि जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन भी बताया था कि ऐसा कंडीशन, ऐसा स्टेट जिस पर सभी मेजरेबल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए, उस कंडीशंस को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस बोलते हैं। ऐसा कंडीशंस
जिस पर सभी मेजरेबल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का सभी मेजरेबल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए, जैसे प्रेशर, जैसे टेम्परेचर, जैसे वॉल्यूम, जैसे डेंसिटी, ये सब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरेबल क्वांटिटी है, ये किसी कंडीशन पर कांस्टेंट हो जाए तो वो कंडीशन हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाता है। ये डेफिनेशन हमने क्लास 11 के केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स में पढ़ा है। तो यहाँ वर्ड इक्विलिब्रियम देखो आया है, यहाँ वर्ड क्या आया है स्टूडेंट, यहाँ वर्ड इक्विलिब्रियम आया है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्लोज कंटेनर के लिए ही लागू होता है। ओपन कंटेनर में कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ ही नहीं सकता है। किसी भी टाइम पर ऐसा कोई स्टेज ही नहीं है जिस पर ओपन कंटेनर के अंदर हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन स्थापित हो। तो जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा वो हमारा क्लोज कंटेनर के अंदर ही आएगा। तो जो हमारा वेपर प्रेशर का डेफिनेशन बना है ना स्टूडेंट, वो वेपर प्रेशर लागू ही होता है क्लोज कंटेनर के लिए। कंटेनर बोल लो या वेसल्स बोल लो, एक ही बात है। कंटेनर का मतलब बर्तन होता है, बर्तन जो आपके घरों में बर्तन होते हैं ना, उसको हम लोग कंटेनर बोलते हैं या वेसल्स बोलते हैं। जिसके अंदर केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम लोग वेसल्स बोलते हैं, कंटेनर्स बोलते हैं। जिसमें किसी चीज को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, उसको हम लोग कंटेनर या वेसल्स बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन है वेपर प्रेशर का, इन क्लोज कंटेनर द प्रेशर इज एक्सर्टेड ओवर, ओवर बोल लो या एवं बोल लो, इन क्लोज कंटेनर द प्रेशर इज एक्सर्टेड ओवर या एवं द लिक्विड सरफेस अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन by the vapor pressure, by the vapor, that pressure is called as vapor pressure, that pressure is called as vapor pressure। समझो ये डेफिनेशन क्या है, किसी बंद कंटेनर के अंदर वाष्प के द्वारा, वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगाए गए दाब को, साम्यावस्था स्थिति पर लगाए गए दाब को वेपर प्रेशर कहा जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है जो हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है, वही डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखा है वेपर प्रेशर का, कोई नया डेफिनेशन नहीं है। सिंपल सा डेफिनेशन है, किसी क्लोज कंटेनर के अंदर वेपर के द्वारा, वाष्प के द्वारा लिक्विड सरफेस के ऊपर लगाए गए प्रेशर, साम्यावस्था स्थिति पर लगाए गए प्रेशर, लगाए गए दाब को वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो यही डेफिनेशन से हमारा इंग्लिश में हमने लिखा है, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, किसी बंद पात्र, पात्र मतलब बर्तन या कंटेनर, किसी बंद पात्र में साम्यावस्था, साम्यावस्था स्थिति पर वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा तरल पदार्थ के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को, लगाए गए दाब को ही वाष्प दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, वाष्प दाब कहा जाता है। यही हमारा सिंपल सा डेफिनेशन है, किसी बंद पात्र में साम्यावस्था स्थिति पर वाष्प के द्वारा तरल पदार्थ के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को ही वाष्प दाब कहा जाता है। इन क्लोज्ड कंटेनर द प्रेशर इज एक्सर्टेड ओवर द लिक्विड सॉल्यूशन, over the liquid surface under equilibrium condition by the vapor, that pressure is called as vapor pressure। I hope आपको vapor pressure का definition समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, दो बात इसमें नोटिस करने का है, एक नोटिस करने का है क्लोज कंटेनर और एक नोटिस करने का है बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये दो बात आपको समझ के चलना
होगा। ये दो पॉइंट को आपको माइंड में बिल्कुल बैठा के रखना होगा। चाहे तो हम यहाँ पर ये दोनों, हालांकि हम जब इसको डीपली अभी देखेंगे, ये खत्म नहीं होगा, हो गया वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर का हमने डेफिनेशन पढ़ लिया और हमारा वेपर प्रेशर का टॉपिक खत्म हो गया। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमने केवल इनका डेफिनेशन देखा है, अभी तो इसके अंदर डीपली पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अभी तो हम वेपर प्रेशर को अच्छे से समझेंगे, डिटेल से डीपली, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर पे आएंगे, क्योंकि मेन टॉपिक इस चैप्टर का सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर पढ़ना है। बट पहले हमें वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखेंगे। अगर हम सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर डायरेक्ट अगर हम आपको पढ़ाना चाहें तो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर का नॉलेज पहले आपको आना चाहिए, तब सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर का आप अच्छे से समझ पाओगे। आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो, हम मिटाने वाले हैं। ओके बच्चों, देन पॉज एवरीवन, नोट इट डाउन। चलो डेफिनेशन को लिख लो अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम लोग डीपली जाएंगे। हालांकि यदि चाहे तो हम 2 पॉइंट नोट में लिखवा सकते हैं, हालांकि आगे हम उस चीज को डिस्कशन कर लेंगे। चलो पहले हम लिख ही देते हैं वो दोनों पॉइंट। अभी क्या क्या बोला हमने भाई, तो हमने बोला कि वेपर प्रेशर exists only in closed container, only in closed container, not in open container। या उसको अगले लाइन में लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट, वेपर प्रेशर exist does not exist in open container, खुला कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ये कॉमन सेंस की बात है कि आप कोई खुले कंटेनर के अंदर, खुले बर्तन के अंदर आप लिक्विड लो, लिक्विड में वाटर ले लो और वाटर को आप उबालना शुरू करो, तो वो जो वेपर बनेगा बच्चों, वेपर तो एस्केप हो जाएगा ना, उस कंटेनर से तो बाहर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो उसका प्रेशर फिर हम लोग वो वेपर लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा ही नहीं, तो फिर वेपर प्रेशर आएगा नहीं। कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप ओपन कंटेनर के अंदर एक लिक्विड लेते हो और उसको गर्म करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो वो वेपर में कन्वर्ट करना शुरू होता है वो लिक्विड। अब जैसे ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करना शुरू किया, क्या वो लिक्विड उस कंटेनर के अंदर रहेगा या एस्केप हो जाएगा, भाग जाएगा? भाग जाएगा भाई। आप चाय बनाते हो, पानी गर्म करते हो खुले बर्तन में, तो उनके वेपर क्या बर्तन में ही रहते हैं या भाग जाते हैं? वो एस्केप हो जाते हैं ना, बर्तन से, खुले बर्तन से ओपन कंटेनर से एस्केप हो जाता है, चला जाता है। अब जब वेपर ही नहीं रहा तो उस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर कौन लगाएगा? प्रेशर, वेपर प्रेशर होने के लिए वेपर का होना जरूरी है। लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपर प्रेशर एक्सर्ट होने के लिए वेपर का होना जरूरी है। अब जब वेपर ही नहीं है कंटेनर में, वेपर स्कैप हो गया, भाग गया, तो वेपर प्रेशर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो वेपर प्रेशर डज नॉट एग्जिस्ट इन ओपन कंटेनर। दूसरा, तीसरा पॉइंट, वेपर प्रेशर, आप लोग हिंदी में समझ सकते हो ना, इसको खुद से लिख लेना हिंदी करके। वेपर प्रेशर exist always at certain equilibrium condition, यानी वेपर प्रेशर एक तो क्लोज कंटेनर में एग्जिस्ट करेगा। किसमें एग्जिस्ट करेगा? क्लोज कंटेनर में। ओपन कंटेनर में कभी भी वेपर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वेपर ही नहीं रहेंगे तो उनके द्वारा लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर ही
नहीं लगेगा तो वेपर प्रेशर की तो बात ऐसे ही नहीं होगा ओपन कंटेनर के अंदर। तो वेपर प्रेशर क्लोज कंटेनर के अंदर एग्जिस्ट करता है और कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन है सर्टेन, उस पर ही वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। कोई जरूरी नहीं कि आपने क्लोज कंटेनर लिया और उसके अंदर वेपर भी है और वो वेपर प्रेशर, उनका वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करे, कोई जरूरी नहीं। तो दोनों चीजें जरूरी है, क्लोज कंटेनर भी होना चाहिए और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी होना चाहिए, तब जाकर वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। केवल क्लोज कंटेनर हो और इक्विलिब्रियम कंडीशन ना हो तब भी वेपर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और ओपन कंटेनर नहीं है, ओपन कंटेनर है तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है और क्लोज कंटेनर नहीं है तो वैसे ही हमारा वेपर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करने के लिए कंटेनर का क्लोज होना जरूरी है और कंडीशंस का इक्विलिब्रियम कंडीशंस स्थापित होना जरूरी है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट नोट में समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके ये तीनों नोट लिख लो। अब हम लोग डीपली इनको समझते हैं कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। ये तो डेफिनेशन हुआ, अब इनको फील करते हैं, डीपली से पढ़ते हैं हम लोग कि वेपर प्रेशर है क्या। चलो इसको नोट डाउन कर लेना। ओके चलो ये बात तो समझ में आ गया स्टूडेंट। देखो थ्योरेटिकल है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, समझना और लिखना ये दोनों हम लोग करेंगे इस लेक्चर के अंदर। मतलब समझते हुए भी चलेंगे और लिखते हुए भी चलेंगे इस लेक्चर के अंदर। मतलब समझना भी जरूरी है और लिखना भी जरूरी है। आप ऐसे नहीं कि आप साथ साथ लिखते चलो, नहीं, आप पहले समझ लो, उसके बाद वीडियो पॉज करके लिखना। ओके बच्चों चलो। तो हम पहले ओपन कंटेनर कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि ओपन कंटेनर के अंदर तो वेपर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं होगा, फिर भी वो केसेस ले रहे हैं और उसके लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि वेपर प्रेशर डज नॉट एग्जिस्ट इन ओपन कंटेनर। फिर भी हम लेकर के दिखा रहे हैं इस चीज को हम लोग। ओके तो लेट अस कंसीडर a pure liquid in open container। अब सिंपल सी बात है भाई, आप ये बताओ कि वेपर कब बनता है? जब मेरे पास लिक्विड होगा। अब लिक्विड ही नहीं है तो वेपर बनेगा कैसे? खाली बर्तन आग पे चढ़ा देंगे, हम गर्म करना शुरू कर देंगे खाली बर्तन में, तो क्या कभी भी खाली बर्तन वेपर क्रिएट करेगा? वेपर बनेगा खाली बर्तन में? अरे वेपर किसका बनता है? तो वेपर लिक्विड का बनता है, तो हमें एक लिक्विड लेना पड़ेगा ना। क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट? हमें एक लिक्विड लेना पड़ेगा और लिक्विड को हम ओपन कंटेनर के अंदर ले रहे हैं। उसके बाद सेकंड केस में हम लोग क्लोज कंटेनर के ऊपर लेंगे। ओके चलो तो लेट अस कंसीडर ए प्योर लिक्विड। अच्छा अब इस लिक्विड को प्योर हम क्यों बोल रहे हैं? प्योर का मतलब शुद्ध तरल पदार्थ क्यों ले रहे हैं, शुद्ध द्रव क्यों ले रहे हैं? अब भाई ये बताओ कि किसी बर्तन के अंदर हम एक ही टाइप का लिक्विड ले तो वैसे ही तो वो प्योर होगा ना, मिक्सचर कहां होगा? हम कोई सॉल्यूशन थोड़े ले रहे हैं कि उसके अंदर मिक्सचर के फॉर्म में होगा। आप एक कंटेनर के अंदर एक गिलास पानी डालो तो क्या बोलेंगे उसको? मिक्सचर है वो। अरे वो मिक्सचर नहीं, वो प्योर लिक्विड है। क्या है भाइयों? प्योर लिक्विड। तो जब हम एक लिक्विड कंसीडर करेंगे, एक टाइप का लिक्विड, तो वो हमारा प्योर लिक्विड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्योर लिक्विड। जब एक लिक्विड ले रहे हैं हम तो प्योर लिक्विड ही होगा। हाँ जब दो अलग अलग टाइप के लिक्विड को एक कंटेनर के अंदर मिक्स करेंगे तो वो फिर सॉल्यूशंस होगा और उसी का वेपर प्रेशर हमें फाइनली देखना है। सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब दो अलग अलग लिक्विड को हम मिक्स करेंगे तब वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहलाएगा। पर उससे पहले हम लोग प्योर लिक्विड का मतलब सिंगल लिक्विड का, लेट अस कंसीडर ए प्योर लिक्विड। इसका मतलब क्या? सिंगल लिक्विड, सिंगल टाइप ऑफ लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ सिंगल टाइप ऑफ लिक्विड। जैसे वाटर ले रहे हैं तो केवल वाटर ही लेंगे। ओके इथेनॉल ले रहे हैं तो केवल इथेनॉल ही लेंगे। अल्कोहल ले रहे हैं तो केवल अल्कोहल ही लेंगे। मिथेनॉल ले रहे हैं तो केवल मिथेनॉल ही लेंगे।
तो वो हमारा प्योर लिक्विड कहलाएगा, यानी सिंगल टाइप ऑफ लिक्विड इन ओपन कंटेनर। तो लेट अस कंसीडर ए प्योर लिक्विड या सिंगल टाइप ऑफ लिक्विड इन ओपन कंटेनर। चलो एक ओपन कंटेनर के अंदर हम दिस इज ओपन कंटेनर, खुला हुआ है, इसके अंदर हमने सिंगल टाइप ऑफ लिक्विड भरा, मान लेते हैं वाटर भर लिया या इथेनॉल मिथेनॉल कुछ भी भर लो, एक सिंगल टाइप का कोई लिक्विड ले लो। चलो ले लिए एक सिंगल टाइप का लिक्विड, ये लिक्विड भर दिए। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे ना यहाँ पर प्रेजेंट, लिक्विड के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर पड़ा हुआ। तो कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर भी होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे भी होंगे। जो लिक्विड के सरफेस पे उनको अलग कलर से हम दिखा रहे हैं। ये क्या है, ये सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस। ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारा लिक्विड सरफेस है, ये हमारा लिक्विड सरफेस है। ओके, ये जो सरफेस है हमारा, ये हमने लिक्विड सरफेस है, हमने यहां तक ही लिक्विड भरा, तो ये हमारा लिक्विड सरफेस हो गया। जो येलो वाला आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग वल्क मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वल्क मॉलिक्यूल्स के नाम से। यानी जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स जो अंदर है, अंदर इनके वॉल्यूम में, वो वल्क मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। और जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड का सरफेस के कांटेक्ट में है, सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, आई मीन सरफेस पर ही है, वो हमारा सरफेस मॉलिक्यूल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स। ये चीजें समझना जरूरी है स्टूडेंट, ये चीजें समझना जरूरी है कि हमने जो येलो वाला मॉलिक्यूल्स बनाया है लिक्विड का, वो वाला बल्क मॉलिक्यूल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल्स या फिर आप इनर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इनर मॉलिक्यूल्स। ऐसे इसका जो फेमस नेम है वो बल्क मॉलिक्यूल्स है, किताबों में आपको बल्क मॉलिक्यूल्स के नाम से मिलेगा। उसका मतलब ये इनर मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो हमारा इनर मॉलिक्यूल्स है, और किताबी लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में उसको हम लोग बल्क मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड का, जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उसको हम लोग सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सरफेस मॉलिक्यूल्स। ओके, क्या बोलते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स। और ये हमारा लिक्विड का सरफेस हो गया। अब एक बात बताओ कि आपसे अगर एक सवाल किया जाए, वेपर कैसे बनता है और किससे बनता है, दो सवाल। वेपर किससे बनता है और कैसे बनता है, किस प्रोसेस से बनता है। तो किससे बनता है, अभी अभी हमने बताया, और आप बचपन से जान रहे हो, अपने चारों ओर देख रहे हो, हर दिन देख रहे हो कि वेपर लिक्विड से बनता है। सॉलिड से तो वेपर बनते ही नहीं है, लिक्विड से वेपर बनेगा। तो भैया लिक्विड से तो वेपर बनेगा, पर कैसे बनेगा। तो हमने बचपन में फिजिक्स के अंदर एक प्रोसेस पढ़ा है, इवापोरेशन। इवापोरेशन प्रोसेस, ये आपने पढ़ा है बचपन से। वाष्पन क्रिया, यानी वाष्पन क्रिया के द्वारा वाष्प बनते हैं, यानी इवापोरेशन होता है लिक्विड का, तो वेपर में वो कन्वर्ट होता है। यानी हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ वेपर इन लिक्विड। तो फॉर्मेशन ऑफ वेपर ऑफ द लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। यानी यहां पर जब हम इस कंटेनर को क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इवापोरेशन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, इवापोरेशन। लिक्विड के अंदर इवापोरेशन होगा। तो इवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसके
द्वारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा? तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा और यहां वेपर बनना शुरू होगा। क्या? वेपर। ऐसे ही बनता है ना वेपर। वेपर को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। ओके, यानी जैसे ही हमने कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही इवापोरेशन स्टार्ट हुआ। वैसे ही क्या स्टार्ट हुआ? इवापोरेशन स्टार्ट हुआ। व्हेन, यहां लिखते चलेंगे, समझते भी चलेंगे और लिखते चलेंगे। व्हेन द टेम्परेचर is increases, then evaporation of liquid will be start and starts to formation of vapor जैसे ही हम कंटेनर का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इवापोरेशन स्टार्ट होता है। किसका इवापोरेशन? लिक्विड का। और जैसे ही इवापोरेशन स्टार्ट हुआ वैसे ही हमारा लिक्विड वाष्प में बदलना शुरू हुआ। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ये क्या बनना शुरू हो गया? वेपर। क्या बनना शुरू हो गया? वेपर। किसके द्वारा? बाय इवापोरेशन के द्वारा। बाय इवापोरेशन। किसका इवापोरेशन हुआ है बच्चों? तो लिक्विड जो हमने कंटेनर के अंदर लिया है, जिस लिक्विड को हम गर्म कर रहे हैं उसका इवापोरेशन हुआ और हमें क्या मिला? वेपर मिला। वो अलग बात है कि कंटेनर खुला होने के कारण वेपर उड़ जाएगा, कंटेनर के अंदर रहेगा ही नहीं। तो जब वेपर कंटेनर के अंदर रहेगा ही नहीं तो वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे कोई प्रेशर ही नहीं लगेगा। और जब प्रेशर ही नहीं लगेगा तो फिर हमारा वेपर प्रेशर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर अगर ये कंटेनर क्लोज होता तो करता ना, वो केस हम लोग आगे लेंगे। ओके, यानी अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलोगे? जब कंटेनर का तापमान बढ़ाया जाता है तो लिक्विड का यानी तरल पदार्थ का वाष्पन होना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लिक्विड का वाष्प बनना प्रारंभ हो जाता है। ये आप हिंदी में लिख लोगे, जो हमने बोला उसको आप लोग हिंदी में लिख लोगे। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया? चलो इस चीज को आप लोग नोट कर लो, उसके बाद आगे का कहानी स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो इस चीज को हम लोग मिटा रहे हैं। ओके, चलो हिंदी में लिख लेना। अभी हमने बोला है, अरे सिंपल लैंग्वेज है, हिंदी में तो खुद से लिख लेना है यार। दोनों लैंग्वेज लेकर चलेंगे तो भाई टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। तो सिंपल इंग्लिश का लैंग्वेज आप, और बोल भी तो रहे हैं हिंदी में ही, इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं, तो आप सुनकर लिख लिया करो। जैसे अभी हमने बोला ना इसका हिंदी, तो सुनकर फटाफट लिख लिया करो इसका हिंदी। चल, और आप 12th के स्टूडेंट हो यार, इतना तो आपका इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए कि आप 5 लाइन इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सको हिंदी में। ओके, चल कोई बात। तो अब एक बात क्या समझना है, ये तो हमें समझ में आया कि भाई हमने कंटेनर को हीट किया। क्या किया? हीट किया मतलब क्या? टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड का इवापोरेशन स्टार्ट हो गया। देखो आपने बचपन में सीखा होगा, पढ़ाया गया होगा, जब आप 6th 7th क्लासेस में होंगे और आपसे एक बेहतरीन सवाल भी पूछा जाता था कि कपड़ा कैसे सूखता है धूप में। तो भाई कपड़ा के अंदर जो लिक्विड होते हैं, जो मॉइस्चर्स होते हैं, जो नमी होता है लिक्विड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, जब हम धूप में उसको रखते हैं तो हीट होता है, कपड़ा हीट होता है, तो उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, जो वाटर प्रेजेंट है, उसका इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है। और इवापोरेशन स्टार्ट होने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाते हैं और कपड़ा सूख जाता है। ये हमने पढ़ा है ना बचपन में, वही चीज यहाँ है, सिंपल। चल अब देखो यहां पर एक बात आपको समझना जरूरी है कि जो इवापोरेशन होता है वो कभी भी बल्क मॉलिक्यूल्स का नहीं होता है। इवापोरेशन हमेशा सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का ही होता है। ये हमेशा याद रखना कि इवापोरेशन जो होता है
वो बल्क मॉलिक्यूल्स का कभी भी नहीं होगा, हमेशा इवापोरेशन हमारा सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का होगा। यानी पहले ये वाले मॉलिक्यूल्स वेपर में बदलेंगे, पहले जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है ना वो पहले वेपर में बदलेंगे, उनका इवापोरेशन स्टार्ट होगा। बल्क के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है लिक्विड का, उनका इवापोरेशन नहीं होता है। तो किनका इवापोरेशन होता है? कौन मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा? तो वो मॉलिक्यूल्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है सरफेस के, लिक्विड सरफेस के, उस मॉलिक्यूल्स का इवापोरेशन स्टार्ट होता है जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो यहां हम लोग पॉइंट वाइज हर चीज को समझते भी चलेंगे और उसको नोट भी करते चलेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट क्या आया मेरे सामने कि इवापोरेशन is always surface molecules, is always surface molecules। ये बात हमने अभी अभी समझा कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं का इवापोरेशन पहले होगा, बल्क के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना उनका इवापोरेशन नहीं होगा। हाँ, कब होगा? जब ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स वेपर में बदल गया, फिर यही वाला जो बल्क में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यही मॉलिक्यूल्स फिर सरफेस पे जमा होगा, फिर उनका इवापोरेशन होगा, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, फिर बल्क वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर सरफेस पे आएंगे, तब उनका इवापोरेशन होगा, वेपर में कन्वर्ट होंगे, फिर बल्क वाला मॉलिक्यूल सरफेस पे जमा होगा, उनका इवापोरेशन होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। यही प्रोसेस चलते रहता है। बल्क में प्रेजेंट होकर इनका इवापोरेशन नहीं होगा, ये जब तक सरफेस पे नहीं आएंगे इनका इवापोरेशन नहीं होता है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इवापोरेशन इज ऑलवेज सरफेस मॉलिक्यूल्स, यानी सरफेस मॉलिक्यूल्स का ही हमेशा क्या होता है? इवापोरेशन होता है। क्या होता है बच्चों? इवापोरेशन। ओके, सेकेंड पॉइंट, इवापोरेशन is not of bulk molecules। बल्क मॉलिक्यूल्स का कभी भी इवापोरेशन नहीं होता है। ओके, उसके बाद अब सवाल ये उठता है सर कि सरफेस मॉलिक्यूल्स का ही इवापोरेशन क्यों हो रहा है, यानी सरफेस मॉलिक्यूल्स ही वेपर में क्यों बदल रहे हैं, बल्क मॉलिक्यूल्स का इवापोरेशन क्यों नहीं होता है? सवाल ये भी तो उठता है। हर चीज का कॉन्सेप्ट है, हर चीज का रीजन है बच्चों, ऐसे नहीं हवा हवाई होते रहता है। हर चीज का रीजन है, हर कॉन्सेप्ट का, हर बात का कुछ ना कुछ मतलब है। अगर सरफेस मॉलिक्यूल्स का इवापोरेशन हो रहा है और वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। बल्क मॉलिक्यूल्स का इवापोरेशन नहीं हो रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, इसका भी कुछ ना कुछ रीजन है। समझो क्या रीजन है। जो मॉलिक्यूल्स बल्क में प्रेजेंट है उनके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स मतलब अब एक ही मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट नहीं होंगे ना बल्क में, हजारों करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको मालूम होगा, ये हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि एक मोल सब्सटेंस के अंदर 6.023 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या एटम्स हो सकता है, या पार्टिकल्स हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या प्रोटॉन्स हो सकते हैं, या न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक मोल जो लगभग 1 ग्राम के इक्विवेलेंट होते हैं, उनके अंदर 6.023 into 10 to power 23 यानी एवोगाड्रो नंबर जितना मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। तो जो मॉलिक्यूल्स बल्क में प्रेजेंट है, जो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनके चारों ओर जो बल्क में प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स, वो
उनका आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। यानी कहने का मतलब है कि बल्क मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। हमने पढ़ाया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड स्टेट के अंदर, क्लास 11 के अंदर भी और क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था कि किसी पदार्थ के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है और वो अट्रैक्शन फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है, अंतरांगिक आकर्षण बल कहलाता है। तो जो बल्क में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहा होता है वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के तुलना में ज्यादा लग रहा होता है, क्योंकि इधर चारों तरफ इनको अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, पर जो सरफेस से चिपके हुए मॉलिक्यूल्स हैं इनको इस डायरेक्शन में ही तो केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इस वाले डायरेक्शन में लगेंगे और इस वाले डायरेक्शन में लगेंगे, ऊपर वाले डायरेक्शन में तो लगेंगे ही नहीं ना, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, सरफेस के ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, लिक्विड के सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल है नहीं। तो देखो जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 डायरेक्शन में लग रहा है और जो मॉलिक्यूल्स बल्क में है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों डायरेक्शन में लग रहा है। बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में ज्यादा होगा, बल्क वाले मॉलिक्यूल्स में और कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स में? सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को केवल 3 डायरेक्शन में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बट जो हमारे बल्क में प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हमारे चारों डायरेक्शंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो इस केस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इस केस में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और यही रीजन है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स का इवोपरेशन होता है और बल्क मॉलिक्यूल्स का इवोपरेशन नहीं होता है ड्यू टू क्या? ड्यू टू लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो जिस मॉलिक्यूल्स के बीच जितना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा वो उतना ही आसानी से इवोपरेट होंगे और वेपर में कन्वर्ट होंगे, और जिस मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होगा वो कभी भी इवोपरेट नहीं होंगे और उनका वेपर बनने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो बल्क में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना सब एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से घिरे हुए हैं। एक मॉलिक्यूल जाएगा तो दूसरा बल्क मॉलिक्यूल जाने नहीं देगा, बोलेगा बेटा तू किधर जा रहा है। ये सपोज ये मॉलिक्यूल सरफेस पे जाना चाहेगा तो दूसरे बल्क वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाने नहीं देगा, क्योंकि हायर अट्रैक्शन फोर्स से उसको पकड़ा हुआ है। बोले तुम कहां भाग रहे हो बेटा, तुमको हम भागने कहां देंगे। और सरफेस वाला मॉलिक्यूल तो आराम से भाग जाएगा क्योंकि कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए हमेशा बात अपने दिमाग में बिठा देना, हम लिख भी लेंगे इस पॉइंट को, हमेशा बात दिमाग में बिठा लेना कि जिस मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका इवोपरेशन ज्यादा होगा और वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे, और जिस मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल्स का इवोपरेशन न के बराबर होगा, होगा भी तो बहुत लेट से होगा और वेपर में कन्वर्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होगा उनको। तो ये बात समझ में आ गया होगा। चलो इसको समझ गए, अब लिख देते हैं इस चीज को, आप लोग हिंदी में करते जाना। इवोपरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इसी को हम बोल सकते हैं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो इवापोरेशन होता है वो डिपेंड करता है
मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पे। ओके बच्चों, तो इतना फटाफट लिख लो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे आगे। ओके, अगला चौथा पॉइंट, इफ force of attraction is higher than evaporation is lower, and if force of attraction between molecules is lesser then evaporation is higher, then evaporation of liquid is higher। अब बताओ कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि बल्क मॉलिक्यूल्स का? तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है बल्क वाले मॉलिक्यूल्स के अपेक्षा। तो किसका इवेपोरेशन होगा? सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का। तो यही रीजन है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें कम होगा उसका इवेपोरेशन जल्दी होगा और ज्यादा होगा, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका इवेपोरेशन बहुत लेट से होगा या ना के बराबर होगा। तो इस चीज को आप लोग लिख लो। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो अगला पॉइंट, तो बताओ किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है? सरफेस मॉलिक्यूल्स का। तो यहां लिख देंगे पांचवा पॉइंट में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between surface molecules force of attraction between surface molecules is lesser then या therefore evaporation is exist of surface molecules। यानी सरफेस मॉलिक्यूल्स की इवेपोरेशन क्यों होता है? क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? कम होता है, इसलिए इनका इवेपोरेशन होता है, यानी ये वेपर में बदलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between bulk molecules या आप इनको इनर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। इनर मॉलिक्यूल्स is higher then they do not evaporate इसलिए वो इवापोरेट नहीं हो रहे। और चूंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है इसलिए वो इवापोरेट हो रहे हैं, यही कारण है इवापोरेट होने का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिम्मेवार है किसी भी लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल्स का इवापोरेशन यानी वो वेपर में बदलते हैं। इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? तो इसके पीछे जिम्मेवार है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसका ज्यादा होगा इवेपोरेशन कम होगा और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रफ कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलो आप लोग इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद हम लोग रफ करेंगे। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो अब हम लोग इसको रफ कर रहे हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं। ओके चल, 6 पॉइंट हुआ। अब आगे हमें 2-3 पॉइंट पे और चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, तो हमने क्या देखा
हमने ये सीखा कि जो हमारा सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वही केवल एवोपोरेट होते हैं और उन्हीं का वेपर बनता है। जो हमारा वल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोपोरेशन उनका नहीं होता है, जिसके कारण से इनका वेपर नहीं बन पाता है। उसका रीजन क्या है? तो अभी अभी हमने समझा, उसको नोट भी किया कि जिस मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होता है, उसमें ही एवोपोरेशन की प्रक्रिया जल्दी होती है और वही मॉलिक्यूल्स हमारा एवोपरेट होता है और वेपर में कन्वर्ट होता है। वल्क मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में, जिसके कारण से बल्क मॉलिक्यूल्स एवोपोरेट नहीं होते हैं और इनका वेपर नहीं बनता है। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग 7वां पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे? 7वां पॉइंट। अब देखो अगला पॉइंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान से समझना। तुम ये बताओ कि ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स रहे होंगे ये सरफेस पे कैसे आए होंगे? अरे यही बल्क मॉलिक्यूल्स तो ऊपर सरफेस मॉलिक्यूल्स पर आया है, यानी स्टार्टिंग में कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस पे नहीं था। ये बल्क मॉलिक्यूल्स ही धीरे धीरे ऊपर उठकर सरफेस के ऊपर जमा हो गया और वो सरफेस मॉलिक्यूल्स कहलाने लगे। तो आखिर ये सरफेस मॉलिक्यूल्स शुरुआत में ये बल्क मॉलिक्यूल्स ही तो है। फिर क्या सारे बल्क मॉलिक्यूल्स सरफेस पर आकर जमा हो सकते हैं? जी नहीं, सारे बल्क मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आकर जमा नहीं होंगे। वही बल्क मॉलिक्यूल्स सरफेस पर आकर जमा होंगे बच्चों जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। जैसे हमने कंटेनर को हीट किया, कंटेनर को जब हीट किया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिला तो इधर उधर भागना शुरू हुए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया उनका। तो जिस बल्क मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहा होगा वही मॉलिक्यूल्स सारे बल्क मॉलिक्यूल्स को धक्का देकर वो सरफेस पर आकर जमा होगा। लड़ झगड़ कर सारे मॉलिक्यूल्स को अपने से दूर धकेल करके वही बल्क मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आकर जमा हुआ है और फिर ये सरफेस मॉलिक्यूल्स कहलाना शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सरफेस मॉलिक्यूल्स है, जो पहले शुरुआत में ये बल्क मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण से वो भीड़ भाड़ वाले मॉलिक्यूल्स को धक्का देकर अपना रास्ता क्लियर करके वो सरफेस पे आके जमा हुआ होगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा बल्क मॉलिक्यूल्स सरफेस पर आकर जमा हुआ है वो सभी सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बल्क वाले मॉलिक्यूल्स से ज्यादा रहा होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस वाली बात है यार कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे नहीं जा पा रहा है उसका रीजन उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं रहा होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कम रहा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा। दो रीजन है। बल्क मॉलिक्यूल्स सरफेस पर नहीं जा पा रहा है, उनके दो रीजन है। बल्क मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा रहा होगा। दूसरी बात है कि इनका काइनेटिक एनर्जी कम रहा होगा, जिसके कारण से ये बल्क मॉलिक्यूल्स सरफेस पे नहीं जमा हो पाया और इनका एवोपरेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण से इनका वेपर नहीं बन पाया। तो हमारा सरफेस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता है। उस बात को हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स is
ग्रेटर देन bulk molecules is greater than bulk molecules is greater than bulk molecules। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसके कारण से उसके अंदर एवापोरेशन की प्रक्रिया होती है और वो एवापोरेट होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी बात है, सरफेस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, इसी के कारण ये यहां पर नीचे से ऊपर आया है। अगर इस सरफेस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कम होता तो आज ये सरफेस पे जमा नहीं हो पाते। यही बल्क मॉलिक्यूल्स, इन सभी बल्क मॉलिक्यूल्स में जिस बल्क मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहा होगा वही हमारा सरफेस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ होगा और वही मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आकर जमा हुआ होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बल्क मॉलिक्यूल्स, यानी बल्क वाले मॉलिक्यूल्स की तुलना में काइनेटिक एनर्जी सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होता है, तभी वो नीचे से सबको धक्का दे करके वो ऊपर उठकर सरफेस पे आके जमा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग 8वें पॉइंट पे चर्चा करते हैं। इसका हिंदी लिख लोगे खुद से, लिख लोगे ना खुद से। बल्क मॉलिक्यूल्स की तुलना में सरफेस मॉलिक्यूल्स का गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है, लिख लेना हिंदी इसका। 8वां पॉइंट, अब देखो 8वां पॉइंट हम क्या देख रहे हैं। देखो ये कंटेनर तो ओपन है और ओपन कंटेनर में वैसे भी वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि जो वेपर बन रहा है, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होकर जो वेपर बना रहे हैं, क्या ये वेपर इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा, एक्सर्ट करेगा? नहीं, क्योंकि यहां जो वेपर बन रहा है वो वेपर कंटेनर से एस्केप हो जा रहा है, कंटेनर से बाहर इन्वायरमेंट में चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो वेपर इस कंटेनर से, इस ओपन कंटेनर से बाहर निकल जा रहे हैं। तो ये बताओ लिक्विड का वेट कांस्टेंट रहेगा या लिक्विड का वेट धीरे धीरे घटना शुरू होगा? ऑफ कोर्स घटना शुरू होगा। ये डे टू डे लाइफ का एक्सपेरिमेंट है। आप एक खुले बर्तन में 1 गिलास पानी या 1 लीटर पानी को आप उबालना शुरू करो, 1 घंटे तक उबालो, उसका जो वेपर बन रहा है उसको एटमॉस्फेयर में उड़ने दो। तुम देखना 1 घंटे के बाद 1 लीटर वाला जो 1 लीटर जो पानी का जो हमारा वॉल्यूम होगा, वेट होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होकर के कंटेनर से बाहर चला जाएगा, तो उसका वेट घटेगा ना। यही चीज यहां हो रहा है। ये कंटेनर खुला है, ये कंटेनर ओपन है, तो जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स वेपराइज्ड हो गए और वेपर में कन्वर्ट हो गए, वो मॉलिक्यूल्स जो वेपर में कन्वर्ट हो गए एस्केप हो गया कंटेनर से, और कंटेनर से एस्केप हो गया तो इसका वेट घटेगा या बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? घट जाएगा ना। तो शुरुआत में जितना लिक्विड का वेट रहेगा, वेपराइज्ड होने के बाद धीरे धीरे इनका वेट घटते जाएगा, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो गए वो मॉलिक्यूल्स तो अब इस कंटेनर में नहीं प्रेजेंट है ना, कंटेनर से बाहर चला गया। ओपन कंटेनर है, यहां पर वेपर है ही नहीं, वेपर जमा हुआ ही नहीं, इसलिए वेपर बाहर चला गया। वेपर बाहर चला गया तो लिक्विड का वेट डिक्रीज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम का कंडीशन स्थापित ही नहीं होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या होता है? किसी कंडीशंस पे, ऐसा कंडीशंस जिस पर किसी फिजिकल क्वांटिटी का सभी मेजरेबल क्वांटिटी कांस्टेंट हो। तो वेट एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरेबल क्वांटिटी है। वेट को हम माप सकते हैं ना, मास को हम माप सकते हैं ना, वॉल्यूम को माप सकते हैं ना। तो क्या इस केस में बताओ कि लिक्विड का वेट कांस्टेंट रहने वाला है? लिक्विड का वेट धीरे धीरे घटते जाएगा। इसका मतलब मेजरेबल क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट नहीं है तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा ही नहीं, और जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं आएगा तो हमारा वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। क्योंकि वेपर प्रेशर तो तब होगा ना जब वेपर रहेगा, वेपर ही नहीं रहेगा, यहां पर जो बना वेपर वो उड़ गया, तो वेपर प्रेशर भी नहीं रहेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? ड्यू टू ओपन कंटेनर, ड्यू टू ओपन कंटेनर
वेपर escape from the container vapor escape from the container, therefore equilibrium cannot exist, therefore equilibrium cannot exist. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ड्यू टू ओपन कंटेनर वेपर escape फ्रॉम द कंटेनर, खुले कंटेनर के कारण वेपर कंटेनर से बाहर चला गया, जिसके कारण से इसके अंदर इक्विलिब्रियम का कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं किया. देयरफॉर इक्विलिब्रियम कैन नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब फाइनल पॉइंट में हमारा क्या होगा? लेट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. आप वीडियो पॉज कर लो, इस दोनों पॉइंट लिख लो और फाइनल पॉइंट हम लेकर आ रहे हैं. 9वां पॉइंट मेरा फाइनल पॉइंट होगा, क्लोजिंग पॉइंट होगा. ओके चलो. ओके बच्चों चलो. तो हमारा आखिरी पॉइंट जो 9वां पॉइंट होगा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन ही नहीं हुआ, जब वेपर रहा ही नहीं, तो भाई वेपर प्रेशर भी नहीं रहेगा. यहां पर वेपर ही नहीं है, वेपर उड़ गया, तो लिक्विड के सरफेस पे कौन प्रेशर लगाएगा? कोई नहीं. इसलिए वेपर प्रेशर कैन नॉट एग्जिस्ट. देयरफॉर ड्यू टू वेपर escape from the open container, therefore vapor pressure will not be exist. Therefore vapor pressure will not be exist. तो ये तो हमने शुरू में ही बोला था. जिस समय हमने वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिखाया था, तो हमने क्या लिखाया था डेफिनेशंस बच्चों वेपर प्रेशर का? इन क्लोज्ड कंटेनर द प्रेशर exerted by the vapor over the liquid surfaces under the condition of equilibrium, that pressure is called as vapor pressure. और नोट में हमने वहां भी लिखवाया था कि वेपर प्रेशर केवल और केवल क्लोज कंटेनर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ओपन कंटेनर के अंदर कभी भी वेपर प्रेशर नहीं एग्जिस्ट करता है. वही बात आ गया ना, वो बात आ गया ना जो हमने शुरू में बोला था. तो कभी भी ओपन कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ना तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ पाएगा और ना ही इसके अंदर वेपर जमा हो पाएगा. दोनों बातें, ना तो इसके अंदर वेपर जमा हो पाएगा, ना ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आ पाएगा, जिसके कारण से ओपन कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. वेपर अभी भी बन रहा है, एवोपरेशन अभी भी हो रहा है. ओपन कंटेनर के अंदर क्या एवोपरेशन नहीं होता है? एवोपरेशन होता है. ये पॉइंट भी हम लिख देते हैं. एवोपरेशन डन इन द ओपन कंटेनर. ऐसा नहीं है कि एवोपरेशन नहीं होगा ओपन कंटेनर के अंदर. ओपन कंटेनर के अंदर भी एवोपरेशन होगा, वाष्प बनेंगे, पर वो वाष्प बाहर निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे बाहर. इसलिए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हमारा वेपर प्रेशर भी नहीं होगा. लेकिन ऐसा बोलना बिल्कुल गलत बात होगा कि वेपर ही नहीं बन रहा है ओपन कंटेनर के अंदर, एवोपरेशन ही नहीं हो रहा है वेपर ओपन कंटेनर के अंदर. तो ऐसा गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है. अगर कोई टीचर ये बोलता है कि ओपन कंटेनर के अंदर इवोपरेशंस की घटना नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत है. ओपन कंटेनर के अंदर भी इवोपरेशंस की घटना हो रही है, इवोपरेशंस की घटना हो रही है. ये इवोपरेशन है, इवोपरेशंस की घटना हो रही है. पर जो वेपर बन रहे हैं एवोपरेशंस प्रोसेस के अंदर, वो वेपर ओपन कंटेनर से बाहर चला गया,
तो लिक्विड का वेट घट गया, वेट घट गया मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं किया, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं किया मतलब वेपर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ओपन कंटेनर के अंदर एवापोरेशंस की घटना होती है, वेपर बनते हैं पर वो वेपर जमा नहीं हो पाते, उड़ जाते हैं। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक जितना हमने पढ़ाया वो पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये तो हमने ओपन कंटेनर को लेकर किया। अब हम लोग सेकंड केस में क्लोज्ड कंटेनर के अंदर देखेंगे कि वेपर प्रेशर कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वेपर प्रेशर तो केवल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओपन कंटेनर के अंदर तो हमने शुरुआत में ही बोला था और फाइनली वो चीज प्रूव भी हो गया कि हमारा ओपन कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम लोग सेकंड केस लेंगे और उसके अंदर क्लोज्ड कंटेनर लेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर वेपर प्रेशर कैसे होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, और उसी के अंदर राउल्ट्स लॉ भी आएगा। उसी केस के अंदर हमारा क्या आएगा बच्चों, राउल्ट्स लॉ भी आएगा। तो सेकंड केस हमारा इंपॉर्टेंट केस है, पर उसको समझने से पहले, क्लोज्ड कंटेनर को समझने से पहले हमें ओपन कंटेनर वाला सारा फंडा आना चाहिए। ओके बच्चों, तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। तो सेकंड केस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का ये लेक्चर हो चुका है तो काफी लंबा हो जाएगा। अगर इसी लेक्चर्स में हम सेकंड केस को भी डिस्कशन कर दे, फॉर क्लोज्ड कंटेनर वाला भी डिस्कशन करना शुरू करें, तो उसके अंदर भी आधा घंटा कम से कम लगेगा और भी उसके अंदर टॉपिक्स डीपली जाने पर आएंगे तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्लोज्ड कंटेनर की बात करेंगे, तो इतना आप लोग रिवाइज कर लेना। जो भी नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे हमारा, जब भी आएंगे उसके अंदर हम क्लोज्ड कंटेनर वाला केस डिस्कशन करेंगे और वेपर प्रेशर के नॉलेज को और हम लोग विकसित करेंगे। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू।